नमस्कार साथियों, मैं प्रोफेसर विकेश बाला, राजकीय महाविद्यालय छछरौली, यमुनानगर, हरियाणा से। मेरी हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल 1850 से आरंभ होता है। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो आज हमारा जो विषय है वो आधुनिक काल है। आधुनिक काल का आरंभ 1850 से माना गया है। इसका नामकरण हिंदी के जाने माने कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म वर्ष के अनुसार किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ था और 1885 में उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन अपनी इस अल्पायु में उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना अतुलनीय योगदान दिया, जिसके लिए हिंदी साहित्य हमेशा उनका ऋणी रहेगा। आधुनिक काल को भी हम कई भागों में बांट सकते हैं। भारतेंदु युग 1850 से 1900 तक, द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक, छायावाद सन 1920 से 1936 तक, प्रगतिवाद सन 1936 से 1943 तक, प्रयोगवादी कविता 1943 से 1960 तक और उसके बाद साठोत्तरी कविता। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतेंदु युग की। भारतेंदु युग की समय सीमा 1850 से 1900 मानी गई है। यह जो निर्धारण है भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म वर्ष के अनुसार किया गया है। भारतेंदु जी का जन्म 1850 में हुआ था, तो हम आधुनिक हिंदी साहित्य की शुरुआत भी 1850 से ही मानते हैं। भारतेंदु युग आधुनिक हिंदी साहित्य का द्वार है। स्वयं भारतेंदु ने हिंदी कविता को रीतिकालीन और श्रृंगार प्रधान जो काव्य है उससे मुक्त किया और उसे जनजीवन से जोड़ा। इस युग के प्रमुख कवियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र के अलावा प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघिन, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, किशोरी लाल गोस्वामी आदि के नाम प्रमुख हैं। इस युग की कविता में प्राचीनता और आधुनिकता का समन्वय देखा जा सकता है। विशेषकर भारतेंदु के काव्य में यदि भक्तिकालीन की भक्ति भावना है तो रीतिकालीन श्रृंगार भावना भी है। भारतेंदु युग में काव्य में राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक जागरण, हास्य, व्यंग, प्रकृति चित्रण, भाषा प्रेम आदि विशेषताएं देखी जा सकती हैं। इस युग के कवियों ने भारतवासियों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशा का यथार्थ चित्रण किया है और समाज सुधार का तो इस काव्य का प्रमुख स्वर माना जाता है। इस युग में कवियों ने अपने अतीत का गुणगान किया और देशवासियों में राष्ट्रीय चेतना को पैदा किया। खड़ी बोली में भी कुछ रचनाएं हो रही थी, पर इस समय भी जो काव्य की प्रमुख भाषा है वो ब्रिज भाषा ही बनी हुई थी और उसी में ज़्यादातर रचनाएं हो रही थी। इसके पश्चात बात करते हैं द्विवेदी युग की। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, सियाराम शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय और माखनलाल चतुर्वेदी इत्यादि। सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित जो सरस्वती पत्रिका है उसी से हम द्विवेदी युग का आरंभ मानते हैं। 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बनाए गए और वे इस युग के कवियों को खड़ी बोली में काव्य और रचना और भाषा सुधार संबंधी दिशा निर्देश देने लगे। यह युग खड़ी बोली का युग माना जाता है क्योंकि इस काल में खड़ी बोली का साहित्यिक जो रूप है उसका विकास हुआ और भारतेंदुकालीन जो प्रवृत्तियां थी उनसे मुक्ति पाकर खड़ी बोली में कविता होने लगी। इस काव्य में राष्ट्रीयता, समाज सुधार, भारत का गौरवगान, प्रकृति वर्णन, भाषा सुधार आदि बहुत सारी प्रवृत्तियां देखने को मिली। साकेत और प्रिय प्रवास इस युग के 2 महान महाकाव्य हैं। इसमें कवियों ने खंड काव्य, मुक्तक और प्रगीत भी लिखे। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ। इस युग में बहुत सारे अनुवाद के कार्य भी किए गए जैसे भारतेंदु युग में थे। इसके बाद आता है छायावाद, जिसके प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद जी माने जाते हैं।
कामायनी महाकाव्य जो है वो एक छायावादी काव्य है। जयशंकर प्रसाद के अलावा महादेवी वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, पंत और निराला आदि कवि इसमें विशेष स्थान रखते हैं। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत, इन 4 कवियों को छायावाद के 4 स्तंभ कहा जाता है। द्विवेदी युग का जो उपदेश देने वाला काव्य था, उसकी प्रतिक्रिया के रूप में छायावादी काव्य धारा का विकास हुआ। इसके प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी माने जाते हैं। प्रकृति सौंदर्य, प्रेम, रहस्यानुभूति, राष्ट्रीय जागरण, वेदना और करुणा की भावना इस काव्य धारा की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। और प्रकृति चित्रण में तो इन कवियों को विशेष सफलता प्राप्त हुई है। कहीं कहीं तो ये प्रकृति कवि जो है उसके भीतर का उसकी जो विराट उपस्थिति है वो दर्ज करवाती है। छायावादी कवियों ने भले ही प्रेम और श्रृंगार का वर्णन किया है, लेकिन यह जो वर्णन है सूक्ष्म और उदात्त है, ये मासल वर्णन नहीं है। छायावादी कवियों ने प्रतीकात्मक शैलियों को ही अपनाया है और भारतीय अलंकारों के साथ साथ उन्होंने पाश्चात्य अलंकारों का भी बड़ा सुंदर प्रयोग किया है। कोमलकांत उनकी शब्दावली है, मुक्तक और गीति शैली इस काव्य की विशेषता है। कामायनी, पल्लव, परिमल, यामा, राम की शक्ति पूजा आदि जो इस युग की प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। कवियों ने अपने हृदय के जो भाव हैं, जो मन है, जो आत्म पीड़ा है, उसका विशेष वर्णन किया है। इसके पश्चात आता है प्रगतिवाद, जिसकी समय सीमा 1936 से 1943 तक मानी गई है। इस काव्य धारा का जो आरंभ है वो 1936 से माना गया है। इस पर मार्क्सवादी विचारधारा का ज़्यादा प्रभाव माना गया है। जो हम राजनीति के क्षेत्र में जिसे मार्क्सवाद कहते हैं, साहित्य के क्षेत्र में हम उसे ही प्रगतिवाद कहते हैं। इस कविता का लक्ष्य समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना है। पंत, निराला, रामधारी सिंह दिनकर, नरेंद्र शर्मा आदि इस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। शोषकों के प्रति घृणा, शोषितों के प्रति सहानुभूति और सामाजिक जागरण, जो समाज में दलित हैं, शोषित हैं, उनके शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाना इस कविता का मुख्य स्वर माना जाता है। जो सामाजिक रूढ़ियां हैं उनका विरोध इस काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्ति है। यह काव्य धारा जो आध्यात्मिक रूढ़ियां हैं उनको स्वीकार नहीं करती है और केवल भौतिक मूल्यों की स्थापना पर बल देती है। कुछ आलोचकों ने इसे वाद की संज्ञा दी है, क्योंकि यह कविता प्रचार पर अधिक बल देती है और कवित्व की दृष्टि से इसका ज़्यादा महत्व स्वीकार नहीं किया जाता है। मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव इस कविता पर देखने को मिलता है। जिसे हम राजनीति में मार्क्सवाद कहते हैं, वही साहित्य में प्रगतिवाद कहा जाता है। इस समय के कवियों ने जो शासक वर्ग है उसके विरुद्ध आवाज़ उठाई है और जो दलित शोषित वर्ग है उनकी जो पीड़ा है, उनकी जो शोषण है, उन पर जो अत्याचार हो रहा है उसके विरुद्ध एक आवाज़ अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से उठाई है। इसके पश्चात आती है प्रयोगवादी कविता। अज्ञेय को इसका जनक माना जाता है। अज्ञेय के अलावा इस कविता में नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा आदि का प्रमुख स्थान है। 1943 में तार्थ सप्तक नाम की एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ जिसके संपादक अज्ञेय थे। इस पुस्तक में कुछ नए जमाने के नए प्रयोग करने वाले कवियों की कविताएं प्रकाशित हुई, इसलिए इसका नाम प्रयोगवादी कविता कहा गया है। इन कवियों ने भाषा, अलंकारों के साथ अनेक नए प्रयोग किए। नई कविता वाद मुक्त कविता कही गई है। व्यक्तिकता, सामाजिकता, निराशा, वेदना, नास्तिकता, आस्था और अनास्था, क्षणवाद, यथार्थ चित्रण कवियों ने इसमें दिखाया। इस काव्य धारा में नवीन भाषा, नवीन छंद योजना, नए नए उपमान और नए नए प्रतीक विधान देखे गए और कवियों ने ज़्यादातर मुक्त छंद को ही अपनाया है। ये प्रयोगवादी कविता नई व्यवस्था की अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावशाली रूप से प्रकट करती है। एक तरफ जहाँ इसमें नवीनता का प्रभाव है, दूसरी तरफ अहम और नगण्य यथार्थ का भी चित्रण इस कविता में देखने को मिलता है। इसलिए इसका काव्य
कहीं कहीं थोड़ा क्रूप भी हो जाता है। अज्ञेय इसके प्रवर्तक माने जाते हैं और तार सप्तक के प्रकाशन से इस कविता का आरंभ माना जाता है। इसे क्षणवादी कविता कहा जाता है, जिसमें कवियों ने बिना डरे अपनी बात कही है। इसके पश्चात आती है साठोत्तरी या समकालीन कविता। इस कविता के जो प्रमुख कवि हैं केदारनाथ सिंह, धूमिल, लीलाधर जंगूड़ी, मनोज सोनकर, बलदेव वंशी और कुमार विकल इत्यादि हैं। इसका आरंभ 1960 से माना जाता है। हमने आज़ादी के बाद जो सपने देखे थे, जो सपने संजोए थे और जो हमारा एक सुनहरा भविष्य था, वो धीरे धीरे अब धूमिल हो रहा था, यथार्थ हमारे सामने आ रहा था। राजनीति में भ्रष्टाचार अपने चरम पर था, समाज में दलितों का शोषण, पिछड़ों का शोषण हो रहा था। तो उस समय के कवियों ने इस सब चीज़ों का जो यथार्थ चित्रण है वो अपने काव्य में किया है। इस कविता को अनेक संज्ञाएं दी गई हैं, जैसे कबीरपंथी, अस्वीकृत और सीमांतक, परंपरावादी, नूतन और नाटकीय नाम दिए गए हैं, परंतु इसे समकालीन कविता कहना ज़्यादा ठीक लगता है। मुक्तिबोध, धूमिल, केदारनाथ सिंह, लीलाधर जंगूड़ी आदि ने यथार्थ चित्रण किया है और करारा व्यंग किया है। उनकी भाषा सीधे सीधे असर करती है। सामाजिक चेतना और बिल्कुल सीधे व्यंग, सांस्कृतिक जो हमारी विपन्नता है और अश्लीलता भी इस कविता में है। कवियों ने बिना लाग लपेट के सीधी सीधी अपनी बात, कहीं कहीं तो भाषा जो है उस अश्लीलता की सीमा को पार कर गई है। इस कविता में यथार्थ चित्रण किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा साहित्य है या आधुनिक काल है वो भारतेंदु युग से आरंभ होकर निरंतर प्रवाहमान है, और आज जो हमारी हिंदी कविता है या हमारा साहित्य है वो हमारे सुख दुख का वर्णन करने में लगा हुआ है। आधुनिक जो समाज है उसकी जो आवश्यकताएं हैं उससे साहित्य बिल्कुल भी बेखबर नहीं है। साहित्य समाज का दर्पण माना जाता है और समाज की जो विषमताएं हैं, जो विसंगतियां हैं वो हमारे साहित्य में देदीप्यमान होती रहती हैं, दिखती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आधुनिक काल भारतेंदु युग से शुरू होकर लगातार निरंतर प्रवाहमान है और इसमें आज भी नए नए प्रयोग हो रहे हैं। नए नए कवि जो रचनाकार हैं वो समय के साथ बदलती सामाजिक धारणाओं और समाज के ढांचे को अपने साहित्य में वर्णित कर रहे हैं और हम सब उसका अध्ययन कर रहे हैं और साहित्य में ही हम समाज को देखते हैं। ये था आधुनिक काल का संक्षिप्त वर्णन, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।